ख़वातीन हज़रात, गुफ्तो शुनीद के इस नए एपिसोड के साथ मैं ज़मरुद मुग़ल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आप जैसा कि वाकिफ़ हैं कि हम किसी अहम अदबी शख्सियत के हवाले से इस प्रोग्राम में किसी अहम अदबी शख्सियत को बुलाते हैं और उससे कुछ जानने समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं हिंदी तनकीद का, आलोचना का सबसे बड़ा सिग्नेचर, सबसे बड़ा दस्तखत प्रोफेसर नामवर सिंह जी। प्रोफेसर नामवर सिंह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब हिंदी और उर्दू के शोबे कायम हो रहे थे तब से उसके गवाह हैं और इनकी शिरकत और शमूलियत उसमें कैसी रही है और बाकी हिंदी अदब और उर्दू अदब पे कुछ इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नामवर सिंह जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंदी और उर्दू के शोबे कायम हो रहे थे तो हिंदुस्तान भर में जैसे हम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं कि शोबाए हिंदी, हिंदी विभाग, शोबे उर्दू, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन जब हम JNU में देखते हैं तो सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस हमें दिखता है जिसमें उर्दू भी है और हिंदी भी है। तो इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, जब यूनिवर्सिटी शुरू हुई तो हमें ऑफ़र दे करके बुलाया गया था आगरे से। पहले जोधपुर में था, फिर आगरे में आया। तो मुझसे कहा गया कि भाई ये भाषाओं के आधार पर क्या होगा, क्योंकि स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस था और स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में ज़्यादातर फॉरेन लैंग्वेजेस थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में विदेशी भाषाएं भी पढ़ाई जाती थी जी। भाषाएं नहीं, विदेशी पॉलिटिक्स पढ़ाई जाती थी। तो जब हमसे कहा गया तो हमने कहा कि देखें, ये अंग्रेज़ी में आप इसे सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कहेंगे, हिंदी में उसे भारतीय भाषा केंद्र कहेंगे, और भारतीय भाषाओं में फ़िलहाल हम उर्दू और हिंदी को एक साथ शुरू करेंगे। और उसमें भी मैंने कहा कि ये भी सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहा जाएगा। हिंदी में भारतीय भाषा केंद्र, सेंटर है ये। जब सेंटर है तो उसकी क्या तस्वीर, पढ़ाई कैसे जाए, तो कोर्सेज कैसे बनाए जाएं। तो हमने कहा कि देखिए, पहली बात तो ये कि हिंदी में जो डिग्री लेगी MA की, उनको उर्दू का एक कोर्स पढ़ना पड़ेगा जी। 2 ज़बान भी उसकी, यानी उर्दू अदब का इतिहास, और साथ ही स्क्रिप्ट भी जाननी पड़ेगी, आप पढ़ सकें। ये पहली यूनिवर्सिटी है पूरे भारत में मेरी जानकारी में जहाँ हिंदी और उर्दू दोनों के विभाग अलग अलग नहीं हैं, एक ही है। एक और दूसरा ये कि उर्दू वालों के लिए हिंदी के कुछ कोर्स पढ़ने ज़रूरी हैं और हिंदी वालों के लिए कंपलसरी कोर्स है उर्दू का। जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे डिग्री उनको नहीं मिलेगी। तो ये पहली मिसाल थी और मैंने कहा कि आखिर जवाहरलाल के नाम पर यूनिवर्सिटी है। तो जवाहरलाल की जो खुद अपनी समझ थी और उनका जो हिंदी में कहीं दृष्टिकोण है, नज़रिया उनका है जी। उस हिसाब से हम लोगों ने कायम किया। मेरी जानकारी में पूरे हिंदुस्तान में, जो अलीगढ़ में भी नहीं है जी। देखी है मैंने, अलीगढ़ में जी, गया हूँ जी, वहाँ। जी। तो हमने कहा कि ये अकेली यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसमें शोबे उर्दू और हिंदी विभाग नाम की अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। अच्छा सर, अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ जाएं तो कबीर का अगर रुख करें तो कबीर भी हमें वो जो उर्दू हिंदी की साझी विरासत है जी जी जी। उसका एक प्रतीक नज़र आते हैं। बिल्कुल, मेरे जब आपने सही फरमाया कि जैसे ही आपने कहा तो मुझे याद आया, कबीर याद आया। और फिर मैंने देखा कि एक लंबी फहरिस्त है हमारे यहाँ। अकेले भक्तों में केवल कबीर ही नहीं हुए थे, भक्ति भक्तों के बाद रीतिकाल की परंपरा में, चूँकि दरबारी
साहित्य उस समय था, तो दरबारी साहित्य में तमाम लोग उर्दू, पर्शियन जानते थे और हिंदी जानते थे। एक लंबी परंपरा है। और तो और मॉडर्न पीरियड जब शुरू हुआ तो मॉडर्न पीरियड में भारतेंदु हरिश्चंद्र बनारस के थे, बहुत अच्छे उर्दू जानते थे, उर्दू में लिखा भी है। और यही इसी परंपरा में आगे चल करके फिर बनारस को याद करूँगा, प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद ने शुरू उर्दू से किया था और बाद में वो उर्दू तो जानते ही थे, लिखते भी थे, बहुत से सारी किताबें उनकी उर्दू में हैं जी। और फिर उन्हीं किताबों को अनुवाद नहीं करवाते थे, खुद लिखते भी थे। जी। तो हमारी जो रवायत है, परंपरा है, ये कबीर से शुरू होती है जी। और वो परंपरा आधुनिक काल में, अब राही मासूम रज़ा हमारे जी। दोस्त हैं, जामिया असगर वजाहत, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अब्दुल बिस्मिल्लाह, तो कई लोग तो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, बाद में इल्म टीचर भी थे। तो ये हमारी परंपरा जिसको हम लोग गंगा जमुनी कल्चर कहते हैं। अच्छा नामवर सिंह जी, ये गंगा जमुनी तहजीब का जिक्र हुआ है, तो ये पॉलिटिक्स जब ज़बान में इन्वॉल्व होती है, पॉलिटिक्स जब ज़बान के अंदर आती है, तो उसके नतायज कुछ बहुत अच्छे हमारे सामने नहीं आते हैं। जैसे आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस डिपार्टमेंट की बात की, आप उसके पहले चेयरमैन रहे और आपकी कोशिशों और काविशों से हिंदी और उर्दू डिपार्टमेंट का एक शोबा कायम हुआ। आपने कबीर की मिसाल दी, लेकिन अब ज़बानों में पॉलिटिक्स, सियासत ज़्यादा आ गई है। अब ज़बान भी हिंदू मुसलमान होने लगी है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हिंदू मुसलमान हो गई हैं। तो अब हम, उर्दू का मतलब है मुसलमान, हिंदी का मतलब है हिंदू। तो नामवर सिंह जी, आप जितने उर्दू वालों के हैं उतने ही हिंदी वालों के हैं, जितने हिंदी वाले आपको पसंद करते हैं उतने ही हम उर्दू वाले आपको बड़े शौक से पढ़ते हैं। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हमारा ख्याल है कि हम अपने तारीख़ को देखें, इतिहास को, हिस्ट्री को देखें, तो शुरू से, क्योंकि हिंदी तो पहले से मिल रही है, इधर दक्कनी उर्दू का इतिहास बहुत लंबा है। दक्कन में पहले वहाँ आमतौर से अपनी ज़बानों में वो लोग दूसरी भाषाएं नहीं पढ़ाते थे। जहाँ जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती थी, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ ये दोनों ज़बानें साथ साथ रहती थी। और कभी कभी हम लोगों के, ख़ास तौर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बनारस यूनिवर्सिटी में जानता हूँ, तो हमारे यहाँ ज़रूरी था कि आप एक कोर्स उर्दू का तो करेंगे ही हिंदी वाले। उर्दू वाले वो करके आते हैं स्कूलों में, पढ़ के आते हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो हमने कहा कि उर्दू के लोग तो जिन स्कूलों से आते हैं वो बेचारे हिंदी पढ़ के आते हैं, उर्दू तो पढ़ते ही लेकिन हिंदी भी पढ़ा पड़ा। इसलिए हमने जो शुरुआत बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में की, उसको आगे भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रखा और कुछ कोर्सेज दोनों के लिए कॉमन होते थे। वो हिंदी वाले भी करते थे, उर्दू वाले भी करते थे, कुछ कॉमन कोर्सेज होते थे। ये है ज़बान के लेवल पर तो करते ही हैं, अदब के, लिटरेचर के लेवल पर करें तो इससे इसका कुछ असर तो समाज पर पड़ेगा जी। और इसको मैं पॉलिटिक्स नहीं मानता, बल्कि मैं कल्चर मानता हूँ जी। दोनों का इतिहास अगर देखा जाए तो कई शायर हुए हैं जो उर्दू के हुए हैं, जिन्होंने स्क्रिप्ट तो उर्दू वाली होती थी, लेकिन जो ज़बान लिखते थे वो हिंदी में भी लिखते थे। नाटक कई ऐसे लिखे गए हैं जिसमें नाटकों में उर्दू में भी खेले जाते हैं, हिंदी में खेले जाते हैं। तो कैरेक्टर जो आएगा वो तो हिंदी बोलने वाला हिंदी बोलेगा, उर्दू बोलने वाला उर्दू बोलेगा। तो ये हमारा एक
एक रवायत रही है, परंपरा रही है, ट्रेडिशन रहा है, जिसको अगर कोई चाहे, और इसको एक हद तक कहूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देर से शुरू हुआ, जामिया में था, जामिया में भी यही होता था। तो जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दो तो मिसाल हैं हमारे यहाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, उन लोगों की रवायत कुछ और है जी। हमारी अलग है। तो मैं समझता हूँ कि इसको हर जगह इससे फ़ायदा ही होगा। अच्छा नामवर सिंह जी, जैसे ज़बान की आपने बात की कि ज़बान बच्चे जहाँ से आते हैं वहाँ से उर्दू हिंदी पढ़ के आते हैं, लेकिन जब हम अदब की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, और 47 का ज़माना, 47 से थोड़ा सा पहले और उसके बाद, 47 के बाद ख़ास तौर से, फिर मैं उसी सवाल की तरफ आऊँगा कि जो हिंदी में मुसलमान लिखने वाले थे, उर्दू में हिंदू लिखने वाले थे, एक दो नामों को छोड़ के उनके ऊपर बहुत कम तवज्जो दी गई, उनके ऊपर बहुत कम लिखा गया। इसकी क्या वजह रही? देखिए, एक बात मुझे याद है, मैं तो आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूँ, और कमालपुर नाम का एक शहर था, रहने वाला गांव का था, और 2 मील पैदल चल के हम उस मिडिल स्कूल में जो कहलाता था उसमें जाते थे। और उस मिडिल स्कूल में हमको 5वीं में तो नहीं, 5वीं 6वीं 7वीं 6वीं में हमको दीगर ज़बान उर्दू लेनी पड़ती थी। यही कहते थे, दीगर ज़बान उर्दू, और बाकायदे स्क्रिप्ट लिखते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, और किताबें प्रकाशित थी। ये मैं आज़ादी के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूँ। तो आज़ादी के बाद क्यों ये सूरत हाल बदली? बिल्कुल ये इसके बाद नक्शा बदल गया। और आप समझिए, आज़ादी के पहले से जब शुरू हुआ तो यहाँ जामिया में तो हुआ ही, बनारस यूनिवर्सिटी का हाल मैं जानता हूँ। मिडिल स्कूल बनारस कमालपुर में था। शहरों के नाम हमारे पहले से कमालपुर, कौन सा हिंदू नाम है भाई? और वहाँ मिडिल स्कूल हमारा था। मिडिल स्कूल में 5वीं में नहीं, 6वीं में मुझको बाकायदे उसकी एक कोर्स हमको पढ़ना पड़ता था उर्दू का। ये अंग्रेज़ी राज का बता रहा हूँ, आज़ादी के पहले का बता रहा हूँ, तब से चला आ रहा है। तो अंग्रेज़ों ने भी अपनी ओर से एक कोशिश की थी। इसकी लंबी हिस्ट्री है, और इसलिए थी कि एक ज़माने में हमारा अदब भी दोनों पुराना है। पैरेलल उर्दू अदब, हिंदी अदब, संस्कृत और फ़ारसी, ये सारी ज़बानें 1000 साल से उपजाता हुआ चलती चली आ रही। हम उसे भूल गए हैं, और ये बंटवारा जब देश का अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने देश के 2 टुकड़े किए, नहीं तो समझ लीजिए संस्कृत का बहुत ज़्यादा अदब लाहौर में लिखा गया है। जितने जो देश पाकिस्तान गए हैं, बहुत सी किताबें संस्कृत की तो वहाँ से मिलती हैं। संस्कृत साहित्य भरा पूरा है जो पाकिस्तान में है। तो इसलिए, क्योंकि एक और पर्शियन और दूसरी और फारसी, दोनों पास पास हैं साथ साथ। पर्शियन और फारसी, पर्शियन और संस्कृत, पर्शियन और संस्कृत एक तरफ, और दूसरी तरफ देते हैं तो उर्दू और हिंदी। उर्दू और हिंदी जी। तो एक लंबी, जिसको हम लोग, हमारी नदियाँ हैं, गंगा जमुना है, तो जिसको हम लोग गंगा जमुनी कल्चर कहते हैं, ये कोई आज की थोड़े है। केवल अदब की और ज़बान का मामला नहीं है, खाने पीने का है, कल्चर का है। हम लोग अगर इस बात को याद रखें तो मैं समझता हूँ कि भारी बकवास जो है उसका जवाब हम लोग अपनी ज़िंदगी से दे सकते हैं। जी। नामवर सिंह जी, अब आपकी तरफ आते हैं। आपने जब लिखना शुरू किया
तो आपने शायरी की और फिर आप आलोचना तनकीद की तरफ आए। कहा यह जाता है कि जो रचना है, जो तख्लीक है, वो पहले नंबर की चीज़ है, वो बड़ी है, और जो आलोचना है, जो तनकीद है, वो दूसरे नंबर की है। तो आपने वो जो आपने शायरी शुरू की थी, उससे आप पहले नंबर से दूसरे नंबर की तरफ क्यों आए? कुछ इस सफ़र के बारे में बताइए। देखिए, सफ़र आदमी एक ख़ास उम्र होती है जवानी की शुरुआत की, तो उसमें दिल की जो भावनाएं उसमें रहती हैं, उसमें दिमाग से ज़्यादा जोर आदमी का दिल पर होता है। ये दिल और दिमाग शरीर में दोनों एक ही जगह है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है और दोनों की कार्रवाइयाँ अलग अलग हैं। इसीलिए आप देखें कि इसलिए आज के आरंभिक ज़माने में मैं हिंदी कविता लिखता था और उर्दू में लेख लिखा करता था, दोनों लिखता था, और ये दोनों प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। हमारे साहित्य का इतिहास भी इसी तरह से है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों में कोई विरोध नहीं है, फ़र्क है, लेकिन ये फ़र्क जो है वह दोस्त और दुश्मन वाला नहीं है, बल्कि दोस्ती का ही है जी। और साहित्य का ये काम है कि ये जोड़ने का काम करता है, दो दिलों को जोड़ने का काम करता है। प्यार और मोहब्बत उसका आदर्श है, आइडियल है साहित्य का। और हर आदमी जो इसे मानता है, इस रास्ते पर चलता है, मैं समझता हूँ वो एक सच्चे अच्छे इंसान का हक अदा करता है। ये कहते हैं ना कि लिखाने के हक तो ये है कि हक अदा नहीं हुआ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से आपके ज़रिए एक तरह का छोटी सी अपना समझता हूँ कि मैंने हक अदा कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने हक अदा किया उसका। सर, ये जो तरक्की पसंद तहरीक थी मार्क्सिज्म, तो ये उर्दू में भी असरअंदाज हुई और हिंदी में भी। तो ये जो तहरीक एक की शक्ल इसने इख्तियार की, तो आप चूँकि उसके नुमाइंदा लिखने वालों में से एक हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो उस तहरीक ने हिंदी साहित्य को, हिंदी लिटरेचर को रिच किया? कोई बड़ी बड़ी चीज़ें दी तख्लीकी सतह पे? कोई शायरी, अफसाना, नॉवेल? देखिए, यह है कि समाजवाद का जब आंदोलन शुरू हुआ और इंग्लैंड में कोई लोग पढ़ने वाले लोग गए थे, लंदन में, नाम सुना होगा बन्ने भाई जी, सज्जाद ज़हीर। सज्जाद ज़हीर जी। तो ये लोग इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए ऊंची पढ़ाई पढ़ी, तो वहाँ लंदन की जो हवा देखी उन लोगों ने, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, लेबर पार्टी खास तौर से, कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर न रही हो। तो ये लोग जब आए आज़ादी के बाद 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो बन्ने भाई हम लोग ने कहते थे सज्जाद ज़हीर, ये लोग आकर के वहाँ से इनको ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन PWA, क्योंकि तब तक रूस का असर पड़ चुका था, यूरोप पर पड़ रहा था, इंग्लैंड पर पड़ रहा था, तो हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी भी कायम हो गई थी। तो ये जो तहरीक, पहले भी लोग किसानों मजदूरों के बारे में लिखते थे, लेकिन बाद में चल करके आंदोलन लिखा कि बड़ा साहित्य राजाओं के लिए, महाराजाओं के लिए, नवाबों के लिए लिखने वाला साहित्य तो और है, लेकिन जो खेतिहर मजदूर है, जो मिल मजदूर है,
ये एक नई चीज़ जो पैदा हो गई थी। ये मॉडर्न सोसाइटी जब बनी तो इसमें कल कारखाने ये सब बने, तो उसी हिसाब से हमारी ज़बान भी बनने लगी और उसका असर ज़बान पर भी पड़ा। तो ये उस पर पन्ने भाई ने सर राजा जाफरी ने, इन लोगों ने, तो ये जो तरक्की पसंद तहरीक थी वो ऐसी संस्थाएं बनी और उसी को तरह देखते हुए तो हमारा राजनीतिक ढांचा भी बना है। पार्लियामेंट बनी, उस पार्लियामेंट में अलग अलग पार्टियां आई, विचारों के लोग आए, सच्चे अर्थों में एक डेमोक्रेसी बनी। तो एक और समाज बदला, समाज की संस्थाएं बदली, राजनीति बदली, उसके साथ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बदले और उसमें लिखा जाने वाला जो अदब है हमारा वो बदला जी। और तब देखें कि इसका असर एक बड़ी भारी पब्लिशिंग बिजनेस बना, पब्लिशर्स खड़े हुए अपने अपने ज़माने में, तो पूरा का पूरा ढांचा जो है हमारा बदला। और उस बदले हुए ढांचे में मैं समझता हूँ कि जब ढांचा बदलता है तो हर चीज़ बिजनेस हो जाती है जी। तो आगे चल के आप ये मान रहे हैं कि आगे चल के ये तरक्की पसंद तहरीक ने बिजनेस की शक्ल इख्तियार की? नहीं, बिजनेस का सहारा तो लेना ही पड़ेगा जी। तरक्की पसंद तहरीक में जब किताब लिखेंगे तो पब्लिश करेंगे ही, पब्लिश करेंगे तो पब्लिशर होंगे, तो बिजनेस तो आएगा ही जी। जिसको कहें कि मार्केट से आप बच नहीं सकते हैं, मार्केटिंग तो करेगी ही। कोई दुनिया में समाज नहीं है जहाँ की मार्केट न हो। जी। नामवर सिंह जी, ये जो हिंदी में तरह तरह की धाराएं हैं जिसमें स्त्री विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, दलित विमर्श है, जिसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा लिखा जाने लगा है, तो क्या जैसे हम कुछ किताबें पढ़ते हैं पुरानी और कुछ आपकी चीज़ें भी पुरानी पढ़ते हैं, तो ये महसूस होता है कि लिटरेचर तो लिटरेचर है, अदब तो अदब है, और अदब को समाज और समाजी ज़िंदगी के हवाले से बात करनी चाहिए, लेकिन अलग अलग धाराओं में बांटना, ये दलित अदब है, ये स्त्री विमर्श का वो है, तो ये जो अलग अलग खानों में हम अदब को बांटते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का अदब लिखा जाना चाहिए? क्योंकि फिर उसी तरह का अदब लिखा जाता है, उसी तरह के नक्काद आगे तैयार होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। जैसे पहले हम किसी डॉक्टर को दिखाते थे तो वह पूरा बॉडी चेकअप करता था, आज ये है कि एक कान का डॉक्टर अलग है, दूसरे कान का अलग है, तो ये एक आँख का डॉक्टर अलग है, दूसरे का अलग है। तो ये असर अदब में भी आया है कि अदब में भी अलग अलग एक्सपर्टीज़ हैं, कोई दलित अदब पे या स्त्री विमर्श पे बात करता है, तो जैसे आपकी हम पुरानी तहरीरें पढ़ते हैं तो आप मिन जुमला अदब पे बात करते हैं। हाँ। लेकिन अब जो एक्सपर्ट आ गए हैं उनकी एक्सपर्टीज बिल्कुल अलग हो गई है, तो ये जो अदब को हमने धाराओं में बांट दिया है, ये कितना अहम है, कितना ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है? देखिए, तमाम चीज़ों में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसको अंग्रेजी में आइडेंटिटी कहते हैं, पहचान कहते हैं। तो हर आदमी अपनी पहचान के लिए लड़ता है। आप सबकी तरह दिखाई पड़े तो फ़र्क क्या रहा? आपकी एक अलग पहचान तो होनी चाहिए, चाहे वो भाषा हो, चाहे संस्कृति हो, कल्चर हो, अदब हो, यहाँ तक कि म्यूज़िक। आप देखते हैं ना, हिंदुस्तानी म्यूज़िक कहा जाता है, तो ये और बात है कि वो सारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक गाने वाले मुसलमान ही नहीं होते तो लेकिन हिंदुस्तानी म्यूज़िक कहते हैं। अंग्रेज़ी म्यूज़िक का अलग अंदाज है। तो संगीत से लेकर के खाने पीने तक, ज़बान तक, पूरी की पूरी उस पर छाप कभी मज़हब की पड़ेगी, कभी कौम की पड़ेगी, कभी
किसी न किसी तरह की अपनी एक अलग पहचान लोग बनाना चाहते हैं। हर आदमी चाहता है कि हम भेड़िया दसान की तरह से न मालूम हो, बल्कि हमारी एक अपनी पहचान हो। आदमी हर कोशिश करता है अपनी पहचान को कायम रखने के लिए कि आप अलग से पहचाने जा सके। ये हर आदमी चाहता है, और अगर वो न हो तो लगे कि सब एक ही तरह का है, सब धान 22 पे सही है। तो अपनी पहचान बहुत बड़ी है। हर आदमी एक ही नाम के 2 आदमी 3 आदमी हो जाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो नामवर सिंह जी, क्या आपको लगता है कि जो आज का राइटर है हमारा, और ख़ास तौर से हिंदी का या उर्दू का, वो अपनी अलग से पहचान बनाने में कामयाब हो रहा है? हो रहा है। आप उर्दू शायर में गालिब का एक शेर मिलिए, पढ़िए, पहचान लिया जाएगा गालिब का, ये मीर का नहीं है। जी। जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ये तो दोनों उर्दू के हैं, लेकिन अमीर बड़े थे गालिब से उम्र में भी। तो ये मीर की ज़बान है, ये गालिब की है, दोनों पहचान ली जाती है। जी। यही बात हिंदी में, ये कबीर की ज़बान है, कबीर की भाषा है, और ये तुलसीदास की है। ये अपनी पहचान तो होती ही है। ये पहचान अपनी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अलग से पहचाने जा सकें, आप भेड़िया धसान में नहीं फंसे हुए हैं। सभी लोगों का चेहरा अगर एक ही जैसा दिखाई पड़े तो लोग कहेंगे कि भाई कैसा है। आपकी एक सेपरेट आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। एज ए राइटर, एज ए पोएट, अलग पहचान हो। इसीलिए आदमी एक ही नाम के 2 लोग अगर मिल जाए तो कन्फ्यूज़न होने लगता है। इसलिए ये पहचान अपने, जिसको कहें कि आइडेंटिटी हमारी है। जी। कहीं जाए तो लगे कि हाँ ये इंडियन है। अंग्रेज जाता है तो इसकी पहचान होती है कि इंग्लिश मैन है। हर चीज़, सब तमाम चीज़ों के होते हुए भी इस भेड़िया दसान के दौर में मॉब की तरह से न दिखे, बल्कि आदमी की एक अलग पहचान हो। वह साहित्य बड़ा है जो पहचाना जाता है। कहने के लिए उर्दू में मीर बड़े थे, हुए थे, गालिब हुए, लेकिन जो समझदार हो पहचान लेगा ये मीर का शेर है, ये गालिब का शेर है। जी, बिल्कुल। और इससे उसकी समझदारी का इम्तहान हो जाएगा। जी। जी। ये पहचान बड़ी चीज़ है। जी। नामवर सिंह जी, एक आखिरी सवाल बस, बहुत आपका वक्त हमने ले लिया। इस वक्त जो, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, पॉलिटिक्स, सियासत हमारी ज़बान के अंदर भी आ गई है। उसने हमारी जो ज़बानें हैं उनको भी बांट दिया है। अब ज़बानें जब बटी हैं तो ज़बानों में लिखा जाने वाला अदब भी अलग अलग हो गया है। जब अदब अलग हुआ तो अदीब भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हो गए। तो वो लोग जो उर्दू में लिख रहे हैं, जो हिंदी में लिख रहे हैं, एक ऐसी ज़बान में लिख रहे हैं जो कबीर की ज़बान है और जिसकी ग्रामर एक है। तो जो इस ज़माने में वो लोग जो उर्दू और हिंदी में लिख रहे हैं, उनके लिए आपका कोई पैगाम, जो इस वक्त लिख रहे हैं, नई जनरेशन जो है लिख पढ़ रही है उर्दू और हिंदी? देखिए, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। एक लेखक के नाते हमारा पैगाम एक ही है, मोहब्बत। और आज के ज़माने में इसकी कमी मोहब्बत की दिखाई पड़ रही है। हर आदमी एक दूसरे को शक की नज़र से देखता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि ये मोहब्बत, जिसमें सारी सारी शायरी मोहब्बत के लिए हुई है। उर्दू का सबसे बड़ा शायर यानी 2 मीर और गालिब, जो हमें बहुत प्रिय हैं, हमारे बराबर हिंदी कवियों से ज़्यादा हमारे बगल में वो रहते हैं, उनकी किताबें रहती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि
सबसे ज़रूरी आज लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। साहित्य का एक ही काम है, उसकी यही वैल्यू है कि वो मोहब्बत फैलाए, समाज में लड़ाई झगड़ा बंद हो, इसी की ज़रूरत है। वरना देखते हैं कि बढ़ता जा रहा है कला, जी, शांति की कमी दिखाई पड़ रही है। जी। नामवर सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। दोस्तों, हमारे मेहमान थे प्रोफेसर नामवर सिंह जी। अगली बार किसी अहम शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।